प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों, चैनल पर बीएसटीसी 2024 की डेली क्लासेज रख रही है, जहां पर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि सीधा एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आज की क्लास में भी दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना। बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शंस की बात करूं, 1020 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर या फिर 1170 किलोमीटर। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो बात करें पहले प्रश्न के करेक्ट आंसर की, तो इसकी दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, और इस रेखा को दोस्तों रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? हरून मेवाती, अली मोहम्मद, सलीम खान या फिर हसन खां मेवाती। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया था? खानवा के युद्ध की बात करूं, देखिए 1527 के अंदर खानवा का जो युद्ध है 1527 के अंदर हुआ था, जिसमें बाबर की जो है विजय हो गई थी। बयाना का युद्ध इससे पहले हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, और राणा सांगा की ओर से जो खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था वो था दोस्तों आपका हसन खां मेवाती। यानी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सूर्यमल मिश्रण या फिर कवि राजा श्यामलदास। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आया हुआ है और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मैंने पहले ही बताया था कि वीर विनोद दोस्तों ग्रंथ की जो रचना है वो कवि राजा श्यामलदास ददियावाड़ा ने की थी, और इन्होंने दोस्तों मेवाड़ के इतिहास पर लिखा था। मेवाड़ के इतिहास में उदयपुर, भीलवाड़ा, इनका जो इतिहास है वो वीर विनोद ग्रंथ में लिखा गया था। किसके द्वारा? कवि राजा श्यामलदास के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है? उदयपुर, हनुमानगढ़, जालोर या फिर सीकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कालीबंगा सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो काली चूड़िया से माना जाता है, और ये आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पीलीबंगा सभ्यता भी आपके हनुमानगढ़ के अंदर है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही या फिर जयपुर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से जिले में स्थित है? सबसे पहले तो आपको कौन सी ऊंची चोटी है वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। अब मैक्सिमम अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो गुरु शिखर कौन से जिले में है? तो वो आपके सिरोही के अंदर है। और पहली चोटी नहीं बल्कि पहली, दूसरी और तीसरी, टॉप 3 जो अरावली की चोटियां हैं, जिनमें दोस्तों गुरु शिखर, शेर और जरगा आती है, तीनों ही दोस्तों आपके सिरोही के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान के अपवाद तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 5 या फिर 4। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का अपवाद तंत्र जो है दोस्तों उसको कितने भागों में बांटा गया है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो मैंने पहले बोला था कि राजस्थान के अपवाद तंत्र को दोस्तों टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक अपवाद तंत्र, दूसरा अरब सागर अपवाद तंत्र, और तीसरा दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। और राजस्थान के अपवाद तंत्र को करेक्ट आंसर की बात करूं 3, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विंध्याचल पर्वत, खमनौर की पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला या फिर हिमालय पर्वत। जल्दी से आंसर बताइए। माही नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। माही नदी के उद्गम के बारे में आपसे पूछा गया है। तो माही नदी के बारे में बात करूं दोस्तों, विंध्याचल पर्वत से आपके माही नदी का उद्गम होता है। माही नदी दोस्तों आपके कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है।
और क्लास को दोस्तों एंड तक वॉच करना, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आने लायक है। टोटल 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं और आपको मालूम है बीएसटीसी की परीक्षा के अंदर 50 प्रश्न 150 नंबर के राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। बात करूं इसके नाम की तो सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि दोस्तों राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सांगानेर जयपुर हवाई अड्डा। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, जालोर, सीकर या फिर सिरोही। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। आपको मालूम है जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है और ये कौन से जिले में बढ़ता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, सभी को आंसर बताना। देखिए जीण माता की मैं बात करूं, इन्हें दोस्तों मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को कहा जाता है। और इनका मेला दोस्तों आपके सीकर जिले के अंदर बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? करौली, अजमेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को मालूम है उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये बात करूं दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। यानी तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कोयला कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या फिर 5। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कोयला जो है दोस्तों कितने प्रकार का होता है और राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है ये भी आपको बताना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। तो राजस्थान में दोस्तों देखिए टोटल वैसे तो कोयला 4 प्रकार का होता है, लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो लिग्नाइट कोयला है। पलाना जो है बरसिंगसर, ये जो इंपॉर्टेंट स्थान है बीकानेर के पलाना हो गया, ये जो दोस्तों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला, ठीक है ना। तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का कोयला होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? 3, 4, 2 या फिर 5। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार आपको बताना है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा दोस्तों। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। मौसम के आधार पर बात करूं फसलों के प्रकार की, तो 3 प्रकार की फसलें होती है दोस्तों, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, जो कि दोस्तों मौसम के आधार पर इनके 3 प्रकार है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और चैनल पर दोस्तों बीएसटीसी 2024 की डेली क्लासेज लग रही है, इसलिए डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी में जो दोस्तों लेखक कौन थे? तो देखिए चंद्रबरदाई भी थे, पृथ्वी भट्ट भी थे और वागीश्वर, यानी ये तीनों ही दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया महाराणा कुंभा ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? महाराजाधिराज, राय रायन, दान गुरु या फिर हिंदूपत। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। महाराणा कुंभा की उपाधि इनमें से कौन सी नहीं थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों महाराजाधिराज, राय रायन और दान गुरु, ये तीनों ही उपाधि आपके महाराणा कुंभा की थी। लेकिन दोस्तों हिंदूपत जो उपाधि है वो राणा कुंभा की नहीं बल्कि किसकी है? राणा सांगा की है। राणा सांगा की है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछा गया बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किसने की थी? राम कवि ने, जयानक ने, बिहारी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बिहारी सतसई, सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों। बिहारी सतसई जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इसकी जो रचना है आपके महाकवि बिहारी ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सीकर किस राज्य का ठिकाना था? मेवाड़ का, जयपुर का, मारवाड़ का या फिर अलवर का। जल्दी से आंसर बताइए। सीकर जो है कौन से राज्य का ठिकाना था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो सीकर की बात करूं तो ये शेखावटी प्रदेश के अंदर आता है और प्राचीन समय में दोस्तों ये आपके जयपुर राज्य का ठिकाना था। किसका था? जयपुर राज्य का ठिकाना था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 9 दिसंबर 1947। प्रथम बैठक की यहाँ पर बात हो रही है संविधान सभा। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 यानी इसी दिन आपके संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला पूछा गया राजमहल और बगरू के युद्ध में किन शासकों के मध्य या किन शासकों ने इसमें भाग लिया था? सवाई प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह। जो दूसरा ऑप्शन है ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, तीसरा राम सिंह द्वितीय और सवाई प्रताप सिंह, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए दोस्तों। राजमहल और बगरू के युद्ध में दोस्तों कौन से शासकों ने भाग लिया था, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो देखिए दोस्तों, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों के मध्य दोस्तों आपके राजमहल और बगरू का युद्ध हुआ था। 1747 में आपका राजमहल का युद्ध हुआ था। इसके जस्ट एक साल बाद यानी 1748 में आपके बगरू का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ईश्वरी सिंह जो पहला जो युद्ध हुआ था यानी कि राजमहल के युद्ध में आपके ईश्वरी सिंह जीत गया था, लेकिन दूसरा जो युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध, उसमें दोस्तों माधो सिंह की विजय हो गई थी। और ईश्वरी सिंह ने दोस्तों आपके बात करूं आत्महत्या भी की थी। किससे? मराठों से परेशान होकर आपके ईश्वरी सिंह ने दोस्तों आत्महत्या भी की थी। और ईश्वर लाट का जो निर्माण है, जो कि सरगासुली के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर के अंदर है, उसका निर्माण भी आपके ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निमराना ठिकाने का विलय एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? पंचम चरण, चतुर्थ चरण, सप्तम चरण या फिर द्वितीय चरण? जल्दी से इसका आंसर बताइए। निमराना ठिकाने का जो आपके विलय है वो कौन से चरण में हुआ था, यही आपको बताना है। तो यहां से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि एकीकरण जो है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है वो टोटल देखिए 7 चरणों में खत्म हुआ था। 7 चरणों में खत्म हुआ था, जिसे बढ़ने में देखिए दोस्तों 8 वर्ष 7 दिन 7 माह और 14 दिन 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन दोस्तों इसमें जो है एकीकरण में लगे थे। निमराना ठिकाने की मैं बात करूं, देखिए वैसे तो 18 मार्च 1948 को इस दिन दोस्तों आपके जो है एकीकरण शुरू हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को आपके जो है एकीकरण दोस्तों खत्म हुआ था। यानी टोटल 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का इसमें समय लगा था। निमराना जो ठिकाना, वैसे 3 ठिकाने उस समय थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। और निमराना ठिकाने का विलय वो पंचम चरण के अंतर्गत हुआ था, यानी पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जयपुर का, भरतपुर का, पाली का या फिर दौसा का? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जनसंख्या घनत्व का मतलब है दोस्तों कि 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों कितने जने जो है रहते हैं, यानी कितनी आबादी रहती है, वहां पर कितनी जनसंख्या रहती है 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। और सबसे कम भी आपको साथ में बता देना है कि कौन से जिले का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर जिले का है, लेकिन सबसे कम अगर आपसे पूछे तो वो है जाएगा आपका जैसलमेर जिले का, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जैसलमेर। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? मीणा, डामोर, कंजर या फिर भील? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार यहां से प्रश्न भी आया हुआ है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की मैं बात करूं, वो हो जाएगी दोस्तों आपकी भील जनजाति, ठीक है ना, भील जनजाति। और अगर आपसे ऐसा पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी दोस्तों कौन सी जनजाति की है, तो वो है आपके मीणा जनजाति, जो कि दोस्तों पूर्वी प्रदेश के अंदर ज्यादा पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र के अंदर आपके राजस्थान के ज्यादा पाई जाती है मीणा जनजाति। तो राजस्थान की प्राचीन जनजाति जो है वो आ जाएगी आपके भील। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है दहेज निषेध अधिनियम कब बना था? 1956 में, 1958 में, 1961 में या फिर 1925 में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। दहेज निषेध अधिनियम दोस्तों कब बना था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में पूछा जाता है दहेज निषेध अधिनियम। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो दहेज निषेध अधिनियम की मैं बात करूं 1961 के अंदर दोस्तों इसका निर्माण हुआ था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बनास नदी, काली सिंध, पार्वती या फिर उपयोग सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। चंबल नदी की सहायक नदियां दोस्तों इनमें से कौन सी हैं, यही आपको बताना है। तो चंबल नदी की मैं बात करूं, इसका उद्गम दोस्तों आपके जानापाव पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। तो चंबल की सहायक नदियां देखिए बनास भी है, काली सिंध भी है और पार्वती भी है, यानी कि दोस्तों चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। राज्यपाल की मैं बात करूँ, इसका जो निर्वाचन है या इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और दोस्तों राज्यपाल के कार्यकाल की मैं बात करूं, सामान्यतः दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये दोस्तों अपने कार्य जो है अपने पद पर बना रहता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, हुरडा नामक स्थान राजस्थान की किस रियासत का भाग था? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर सिरोही? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। हुरडा नामक जो स्थान है वो राजस्थान की कौन सी रियासत का भाग था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए। देखिए हुरडा की मैं बात करूं, 1734 में दोस्तों आपका हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपके जगत सिंह महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा नामक स्थान की बात करूं, ये आपके मेवाड़ के अंतर्गत आता है। मेवाड़ में भी अगर बात करूं तो भीलवाड़ा प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है ना। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि कौन सी है? अजमेर, जयपुर, सीकर या फिर जोधपुर? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि आपको बताना है दोस्तों कौन सा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा एग्जाम में ये पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान के सभी टॉपिक्स को लेकर दोस्तों जो है उन सभी का संकलन करके क्लास को बनाया गया, जिससे कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, संस्कृति हो या फिर राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो अर्जुन लाल सेठी की मैं बात करूं, इनकी जन्मभूमि दोस्तों जयपुर है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को, बाल मुकुंद बिस्सा को, जमनालाल बजाज को या फिर गोकुल भाई भट्ट को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का जतिन दास दोस्तों किसको कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए दोस्तों। राजस्थान का जतिन दास, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो राजस्थान का जो जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, वालर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? कोटा का, बूंदी का, सिरोही का या फिर जालौर का? जल्दी से बताइए। वालर नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए वालर नृत्य की मैं बात करूं, वालर नृत्य दोस्तों आपके गरासिया जनजाति का है। वालर नृत्य गरासिया जनजाति का है और वालर नृत्य इकलौता ऐसा नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र के जो है किया जाता है। वैसे और भी होंगे लेकिन मुख्य जो नृत्य है वालर नृत्य वो बिना किसी वाद्य यंत्र के जो है किया जाता है। और एग्जाम के अंदर ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। वालर नृत्य की बात करूं, ये सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है, क्योंकि गरासिया जनजाति सर्वाधिक सिरोही के अंदर ही है, तो वालर नृत्य भी आपके सिरोही का ही प्रसिद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन सी है? जयसमंद झील, पिछोला झील, राजसमंद झील या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें दोस्तों वो कौन कौन सी हैं, यही आप सभी को बताना है। तो देखिए दोस्तों, जयसमंद झील ये पहले दोस्तों आपके कहां पर, उदयपुर के अंदर आती थी, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों ये सलुम्बर के अंदर आ गई है। सलुम्बर के अंदर आ गई है आपकी जयसमंद झील, जो कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पिछोला झील आपके अभी भी उदयपुर में है और राजसमंद झील तो वैसे राजसमंद के अंदर ही है। ये तीनों ही जिले आपके मीठे पानी की झील है, यानी चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पूर्वी मैदान में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पूर्वी मैदान के अंदर कौन कौन से जिले सम्मिलित है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न सीधा एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो पूर्वी मैदान में देखिए धौलपुर भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है और टोंक भी आता है, यानी कि उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, बिसलपुर बांध का निर्माण किस जिले में हुआ है? बूंदी में, टोंक में, कोटा में या फिर बारां में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बिसलपुर बांध का निर्माण कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो देखिए दोस्तों, बिसलपुर बांध का जो निर्माण है वो टोडा रायसिंग के अंदर हुआ है। टोडा रायसिंग के अंदर हुआ था और वर्तमान में जिले चेंज होने की वजह से देखिए दोस्तों, पहले तो ये टोंक के अंदर आता था, फिर केकड़ी में हुआ, फिर दोस्तों मालपुरा एक नया जिला बना था, फिर मालपुरा में आने लगा। लेकिन इसका जो निर्माण है वो वैसे तो टोंक जिले में हुआ था, अभी तो आपको टोंक ही ध्यान में रखना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया, पंचायती राज का सूत्रपात किस जिले में हुआ था? बीकानेर, जयपुर, अजमेर या फिर नागौर? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। पंचायती राज का सूत्रपात, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो पंचायती राज की मैं बात करूं, देखिए 24 अप्रैल 1959 को दोस्तों नागौर जिले के बगदरी गांव से दोस्तों आपके जो है पंचायती राज का सूत्रपात हुआ था। तो नागौर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला पूछा गया थार महोत्सव किस जिले के अंदर लगता है? बीकानेर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर बूंदी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। थार महोत्सव जो है कौन से जिले के अंदर लगता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, थार महोत्सव की बात करूं करेक्ट आंसर की, ये आपके दोस्तों बाड़मेर जिले का प्रसिद्ध है, यानी तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की मेटल सिटी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, नागौर को, जोधपुर को या फिर झालावाड़ को। जल्दी से आंसर बताइए। देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना है और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। राजस्थान की मेटल सिटी या धातु नगरी किसे कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करो, देखिए भीलवाड़ा को तो आपके वस्त्र नगरी कहा जाता है, भीलवाड़ा को दोस्तों आपके वस्त्र नगरी कहा जाता है। जोधपुर की बात करूं इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। झालावाड़ की बात करूं इसे दोस्तों संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा राजस्थान का नागपुर भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की मेटल सिटी या धातु नगरी की बात करूं ये नागौर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राव चंद्रसेन को किस उपनाम से पुकारा जाता है? मारवाड़ का सेठ, मारवाड़ का कर्ण, मारवाड़ का प्रताप या फिर राजपुताना का कर्ण। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राव चंद्रसेन को देखिए आपको भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को, ये इनके उपनाम है। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है और प्रताप का अग्रगामी भी इन्हें कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है उपनाम है राव चंद्रसेन के, जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राज्य का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, हाड़ौती का पठार या फिर पूर्वी मैदानी अंचल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताइए दोस्तों, राज्य का कौन सा भौगोलिक अंचल जो है वो सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे प्राचीन का नहीं पूछा है। देखिए सबसे प्राचीन अगर पूछता तो वो अरावली पर्वत हो जाएगी, लेकिन सबसे ऊंचा वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो सभी अभ्यर्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। देखिए सबसे प्राचीन भी अरावली पर्वतमाला है और सबसे जो ऊंचा है वो भी देखिए दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ को, माउंट आबू को, कुंभलगढ़ का पठारी बाग या फिर ऊपरमल का पठारी बाग। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसको दी है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों हिंदू ओलंपस जो है आपके माउंट आबू को कहा है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया काला हिरण किन किन जिलों में पाया जाता है? भरतपुर, सिरोही, जयपुर या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और क्लास आप सभी को कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। काला हिरण सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। काला हिरण की मैं बात करूँ भरतपुर के अंदर भी है, सिरोही के अंदर भी है और जयपुर के अंदर भी है, यानी कि चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया स्वर्ण कोटी किस जिले के अंदर स्थित है? कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर बूंदी के अंदर। जल्दी से आंसर बताइए। स्वर्ण जो कोटी है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है और काफी बार पूछा भी गया प्रश्न है। सारे के प्रश्न दोस्तों वो है जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए और बार बार रिपीट होते हैं। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस बीएसटीसी 2024 की लगने वाली है। स्वर्ण कोटि की मैं बात करूँ आपके टोंक जिले के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया सूर्य नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर बूंदी। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। सूर्य नगरी के नाम से आपका कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सूर्य नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। सूर्य नगरी का हो या फिर आपके ब्लू सिटी का हो, दोनों ही दोस्तों एक ही जिले के नाम है और वो है आपकी दोस्तों जोधपुर। नीली नगरी जिसे हिंदी में कहते हैं और ब्लू सिटी इंग्लिश में कहते हैं। इसके अलावा सूर्य नगरी भी आपके जोधपुर जिले को कहते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा स्वामी विवेकानंद म्यूजियम कहां पर निर्माणाधीन है? झुंझुनू के अंदर, बूंदी के अंदर, कोटा के अंदर या फिर हनुमानगढ़ के अंदर। जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम कहां पर स्थित है या कहां निर्माणाधीन है? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। तो स्वामी विवेकानंद म्यूजियम दोस्तों है वो आपके झुंझुनू के अंदर है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कब हुई थी? 1460 में, 1478 में या फिर 1652 या फिर 1676। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो दोस्तों कब हुई थी, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है।
तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो दोस्तों 1460 में हुई थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया रूपायन संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? नारी विकास, ग्राम उत्थान, खेल विकास या फिर राजस्थानी कला का संकलन। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। रूपायन संस्थान की मैं बात करूं तो ये आपके बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है। बोरुंदा जोधपुर के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्य कार्य है वो है दोस्तों राजस्थानी कला का संकलन करना, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया बूंदी का अंतिम शासक कौन था? राव भोज, बहादुर सिंह आड़ा, राम सिंह आड़ा या फिर विष्णु सिंह आड़ा। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर हो जाएगा? बूंदी का अंतिम शासक इनमें से कौन सा था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। बूंदी रियासत का अंतिम शासक, तो बात करूं करेक्ट आंसर की, बहादुर सिंह आड़ा दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बूंदी का अंतिम शासक था। अगला देखिए, अगला पूछा गया 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल, कुशाल सिंह, बरखान सिंह या फिर राम सिंह। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1857 की जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसमें दोस्तों जो नेता था वो कौन था? विद्रोह का नेता कौन था, यही आपको बताना है। देखिए 1857 के विद्रोह का जो नेता था वो जयदयाल था और जयदयाल के साथ एक और बंदा था जिनका नाम था मेहराब खां। इन दोनों ने दोस्तों 1857 के विद्रोह के जो ये तो दो प्रमुख नेता थे जो कि कोटा के अंतर्गत आता है, जयदयाल और मेहराब खां। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राष्ट्रपाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? विद्या देवी, कालीबाई, गौतमी देवी या फिर रमा देवी पांडे। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राष्ट्रपाल सत्याग्रह, सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। राष्ट्रपाल सत्याग्रह की बात करूँ, ये दोस्तों आपके डूंगरपुर जिले से संबंधित है। एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है। और कौन सी महिला? तो कालीबाई दोस्तों भील महिला जो थी वो इससे संबंधित थी। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया लोक देवता पाबूजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ददरेवा में, अमरकोट में, मंडोर में या फिर कोलूमंड में। जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। लोक देवता पाबूजी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो लोक देवता पाबूजी का जो जन्म है, देखिए गोगा जी का जन्म तो आपके ददरेवा का अंदर हुआ था, लेकिन पाबूजी का जो जन्म है वो कोलूमंड के अंदर हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया गोगा जी के समान नागों का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, तेजा जी को, मेहा जी को या फिर अड़बू जी को। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए एक तो नागों का देवता आपके गोगा जी को कहा जाता है, लेकिन गोगा जी के अलावा नागों का देवता किसको कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए गोगा जी के अलावा आपके तेजा जी को भी नागों के देवता कहा जाता है, क्योंकि तेजा जी की मृत्यु भी दोस्तों सर्पदंश के कारण ही हुई थी। और सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, जहां पर दोस्तों आपका इनका मंदिर भी बना हुआ है सुरसुरा के अंदर। तेजा जी की बात करूं, तेजा जी का जो जन्म है वो खरनाल के अंदर हुआ था दोस्तों, और परबतसर के अंदर, और सुरसुरा, सेंदरिया के अंदर, और बांसी दुगारी बूंदी के अंदर एक स्थान पड़ता है बांसी दुंगारी। ये दोस्तों तेजा जी के कुछ पवित्र स्थल है जहां पर इनका मेला भी बढ़ता है और इनके मंदिर भी स्थित है। तो ये आपको तेजा जी के बारे में ध्यान रखना है। तो गोगा जी के समान नागों का देवता आपके तेजा जी को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में पतंग उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल, जून, जनवरी या फिर दिसंबर। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर पतंग उत्सव जो है दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है, यही आप सभी को बताना है। देखिए पतंग उत्सव की मैं बात करूं सर्वाधिक, ये दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव दोस्तों जयपुर में जो है मनाया जाता है। बात करूं कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति आपको मालूम है जनवरी के अंदर ही आती है लगभग, तो जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रणथंभौर, उदयपुर, बांडोली या फिर गोगुंदा। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए 32 खंभों की छतरी और 50 में से टोटल कितने आपके करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए 32 खंभों की छतरी 2-3 जगहों पर है, ठीक है ना। देखिए आपके मांडलगढ़ के अंदर भी आपके 32 खंभों की छतरी है। रणथंभौर के अंदर दोस्तों आपके जयत्र सिंह की छतरी, वो भी दोस्तों 32 खंभों की छतरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका रणथंभौर, ठीक है ना। और उदयपुर के अंदर बात करूं दोस्तों, उदयपुर बांडोली के अंदर आप सभी को मालूम है दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की कितने 8 खंभों की छतरी है बांडोली के अंदर। बांडोली की बात करूं ये सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। गोगुंदा की बात करूं,
गोकुंदा में दोस्तों आपके किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा के अंदर। तो चौथा ऑप्शन 32 खंभों की छतरी रणथंभौर इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।